हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आरपीएससी ग्रेड सेकंड प्रश्न पत्र प्रथम में राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं के अंतर्गत हम बात करेंगे आज बेराट जो जयपुर में स्थित है। देखिए बेराट जो है जयपुर जिले में स्थित है। प्रारंभिक व सर्वप्रथम खोज की बात की जाए तो बेराट की प्रारंभिक व सर्वप्रथम खोज किसने की थी? 1837 में कैप्टन बर्ट, जिन्होंने अशोक मौर्य का बाबरू शिलालेख खोजा था, इन्होंने ही 1837 में बेराट स्थल की प्रारंभिक व सर्वप्रथम खोज की थी। इस तरह से अगर क्वेश्चन प्रारंभिक खोजकर्ता या सर्वप्रथम खोजकर्ता का पूछा जाए तो सबसे पहला जो आंसर होगा 1837 में कैप्टन बर्ट का होगा। और बात की जाए अशोक मौर्य का बाबरू शिलालेख किसने खोजा तो एक कैप्टन बर्ट ने खोजा था। बाबरू शिलालेख या बेराट कलकत्ता शिलालेख। अब बात करेंगे कि बाबरू शिलालेख और बेराट कलकत्ता शिलालेख, इसी का नाम है बेराट कलकत्ता शिलालेख। किसका? बाबरू शिलालेख का। तो देखिए ये इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1840 से एएसबी कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित है। 1840 वर्ष ईस्वी से ये जो है शिलालेख जो है ये एएसबी कलकत्ता एक संग्रहालय है, म्यूजियम में, वहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है। इसकी लिथोग्राफी, इस शिलालेख की लिथोग्राफी, लिप्यांतरण व अनुवाद किसने किया था? कैप्टन बर्ट ने। और इसी शिलालेख से, बाबरू शिलालेख से ही अशोक की बुद्ध धम्म संघ में निष्ठा दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बेराट से प्राप्त किस शिलालेख में अशोक की बुद्ध धम्म संघ में जो है निष्ठा दिखाई देती है? तो बाबरू शिलालेख में। नेक्स्ट बात करेंगे, डॉक्टर कनिंघम ने 1864-65 में अध्ययन को आगे बढ़ाया। इस स्थल के अध्ययन को आगे बढ़ाया किसने? डॉक्टर कनिंघम ने। नेक्स्ट बात करेंगे 1871-72 में कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइल ने पुनः निरीक्षण किया। 1871-72 में किसने पुनः निरीक्षण किया? डॉक्टर कार्लाइल। डॉक्टर कार्लाइल कौन थे? कनिंघम के सहायक थे, असिस्टेंट थे। नेक्स्ट बात करेंगे कार्लाइल ने जो है भीमसेन पहाड़ी में अशोक का द्वितीय शिलालेख खोजा, जिसका संपादन बोहलन और सेरनाट ने किया। कार्लाइल जो डॉक्टर कनिंघम के असिस्टेंट थे, सहायक थे, उन्होंने भीमसेन पहाड़ी में अशोक का सेकंड शिलालेख खोजा, दूसरा जो है शिलालेख खोजा। और इस शिलालेख का संपादन, एडिटिंग किसने की? बोहलन व सेरनाट ने। नेक्स्ट है डीआर भंडारकर ने 1910 में इस क्षेत्र का विस्तृत व सूक्ष्म अध्ययन किया। डीआर भंडारकर ने किस वर्ष 1910 में इस क्षेत्र का, इस सभ्यता स्थल का विस्तृत और सूक्ष्म बारीकी से अध्ययन किया। दयाराम साहनी की बात करें, देखिए दयाराम साहनी 1936-37 के सन जो है 1936-37 है। दयाराम साहनी ने 1936-37 में बीचक पहाड़ी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी आदि का उत्खनन किया। और इन्हीं का उत्खनन, इन सब चीज़ों का उत्खनन ही बाद में किसने किया? 1962-63 में एनआर बनर्जी मतलब नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने भी किया। दयाराम साहनी ने सबसे पहले इन चीज़ों का उत्खनन किया था, खुदाई की थी। बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी 1936-37 में दयाराम साहनी ने इनकी खुदाई की। वापस से इनकी खुदाई जो है 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने भी की। नेक्स्ट बात करेंगे भीमताल। क्या है भीमताल? देखिए भीम डूंगरी में स्थित पानी की गड्ढे को क्या कहा जाता है? भीमताल। नेक्स्ट बात करेंगे हाथी, भालू, चीता, हिरण, शुतुरमुर्ग व जंगली सांड के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। बेराट जयपुर से इन सब चीज़ों के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। शैलचित्र कहते हैं जो पत्थरों को काटकर चित्र बनाए जाते हैं। बनेडी, ब्रह्मकुंड व जीणगौर पहाड़ियों में वृषभ मतलब बैल, हिरण व वनस्पति का चित्रण भी प्राप्त हुआ है। बनेडी ये कुछ जो है केंद्र है, स्थल है। बनेडी, ब्रह्मकुंड, जीणगौर पहाड़ियों में वृषभ, हिरण व वनस्पति का चित्रण प्राप्त हुआ है। मौर्य, उत्तर मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य कालीन व उत्तर मौर्य कालीन मतलब मौर्यों के बाद का और मौर्य के समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की हैं, 28 इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की हैं। 28 और 8 36 मुद्राएं हैं टोटल, जिसमें 36 मुद्राओं में 8 पंचमार्क चांदी की और 28 इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की हैं। और इनमें से 16 जो है मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की है। जो 28 इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की हैं, इनमें से 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की हैं। मुद्राएं की बात की जाए तो देखिए ये मुद्राएं एक भांड एक बर्तन में सूती कपड़े से बंधी मिली है बेराट में। बेराट में एक बर्तन में सूती कपड़े से बंधी हुई मिली है मुद्राएं।
मृत भांडों में अलंकृत घड़े जिन पर स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिन्ह प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तनों में अलंकृत घड़े हैं जिन पर क्या क्या मिले हैं, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है और त्रिरत्न का चिन्ह प्राप्त हुआ है। उत्तर भारतीय काले चमकीले मृत भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधि सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल। उत्तर भारतीय काले चमकीले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला ये महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है, सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है जो उत्तर भारतीय काले चमकीले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे क्विक रीजन बेराट जयपुर का। प्रारंभिक व सर्वप्रथम खोज 1837 में कैप्टन ब्रट ने, जिन्होंने अशोक मौर्य का बाबरू शिलालेख खोजा था। बाबरू शिलालेख या बेराट कलकत्ता लेख 1840 से ASB कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित। इसकी लिथोग्राफी, लिप्यांतरण व अनुवाद किसने किया? कैप्टन ब्रट ने। इस शिलालेख से अशोक के बुद्ध धम्म संघ में निष्ठा दिखाई देती है। डॉक्टर कनिंघम ने 1864-65 में अध्ययन को आगे बढ़ाया। 1871-72 में कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइल ने पुनः निरीक्षण किया। कार्लाइल ने भीमसेन पहाड़ी में अशोक का द्वितीय सेकंड शिलालेख खोजा, जिसका संपादन भुल्लर व सेरनाट ने किया। DR भंडारकर ने 1910 में इस क्षेत्र का विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन किया। दयाराम साहनी ने 1936-37 में बीजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी आदि का उत्खनन किया और इन सब चीज़ों का उत्खनन फिर से 1962-63 में नील रत्न बनर्जी, NR बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। भीमताल, भीम डूंगरी में स्थित पानी के गड्ढे को भीमताल कहते हैं। हाथी, भालू, चीता, हिरण, शुतुरमुर्ग व जंगली सांड के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं बेराट जयपुर से। बनेडी, ब्रह्मकुंड व जीणगौर पहाड़ियों में वृक्ष, बैल, हिरण व वनस्पति का चित्र प्राप्त हुआ है। मौर्य व उत्तर मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं बेराट से। कुल 36 मुद्राएं, जिनमें 8 पंचमार्क चांदी की व 28 इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। 16 मुद्राएं यूनानी राजा मेनेंडर की प्राप्त हुई हैं। मुद्राएं एक भांड एक बर्तन में सूती कपड़े से बंधी मिली है। मिट्टी के बर्तनों में मृत भांडों में अलंकृत घड़े प्राप्त हुए हैं, जिन पर स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय काले चमकीले मृत भांड मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रतिनिधि सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल। हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। RPSC ग्रेड सेकंड प्रश्न पत्र प्रथम में राजस्थान इतिहास का जो है प्राचीन सभ्यताओं का अंतर्गत टॉपिक है गणेश्वर, जो कि सिक्कर में है। डिटेल डिस्कशन करेंगे गणेश्वर सिक्कर जो प्राचीन सभ्यता स्थल है इसका। गणेश्वर नीमकाथा नाम सिक्कर के नीमकाथा नाम में कांतरी नदी के किनारे स्थित है, सभ्यता स्थल है। कौन सी नदी किनारे है? कांतरी नदी किनारे। किस जिले में? सिक्कर में। सिक्कर में नीमकाथाना तहसील में जो है ये गणेश्वर जो प्राचीन सभ्यता स्थल स्थित है। खुदाई की बात की जाए तो इस सभ्यता स्थल की खुदाई 1977 में 1977 में RC अग्रवाल, RC इन द सेंस की रतन चंद्र अग्रवाल, 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने सर्वप्रथम खुदाई की इसकी। और विस्तृत खुदाई की बात की जाए तो 1978-79 में जो है विजय कुमार, 1978-79 में जो है विजय कुमार ने इसकी खुदाई की थी। दोनों जो है सन आपको याद रखनी है। और एक बात और बता दें कि जो ये अपना सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड की, इसमें आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर केवल सुने, इसको बार बार में देखें। नेक्स्ट बात करेंगे तिथि की। तो देखिए DP अग्रवाल के अनुसार, DP अग्रवाल के अनुसार 2800 BC की पूर्व हड़प्पाकालीन जो ये सभ्यता है, ताम्रयुगीन केंद्रों से प्राप्त सर्व प्राचीन तिथि। ये जो तिथि प्राप्त हुई है ये ताम्रयुगीन जितने भी केंद्र हैं उनसे प्राप्त सर्व प्राचीन तिथि है। और DP अग्रवाल के अनुसार 2800 ईसा पूर्व की पूर्व हड़प्पाकालीन ये जो है सभ्यता स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, इनको गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्राप्त। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है गणेश्वर से? गणेश्वर जो कि सिक्कर के नीमकाथाना में है, कातल नदी के किनारे, वहाँ से 2000 ताम्र आयुध, ताम्र हथियार प्राप्त हुए हैं 2000। और यहाँ से ताम्र उपकरण, तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं भारी मात्रा में। नेक्स्ट बात करिए तो देखिए 99% तांबा युक्त, 99% जिनमें तांबा है। ऐसे क्या क्या मिले हैं? कुल्हाड़ी मिले हैं, तीर मिले हैं, भाले मिले हैं, सुइयाँ प्राप्त हुई है
और इम्पोर्टेंट बात है, मछली पकड़ने के कांटे भी गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। और इन सब चीज़ों में 99% 99% जो है तांबा जो है पाया गया है। नेक्स्ट बात करिए चूड़िया व विविध ताम्र आभूषण। यहाँ पे गणेश्वर में चूड़िया पाई गई है, चूड़िया प्राप्त हुई है, और विविध अनेक तांबे के आभूषण गहने भी यहाँ पे गणेश्वर में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे, एक शब्द है कृपश्वर्णी। कृपश्वर्णी एक शब्द है, इसका मतलब होता है गणेश्वर से प्राप्त मृत पात्र। गणेश्वर से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन है इनको कहा गया है कृपश्वर्णी। और इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर क्या क्या शामिल है? मृत पात्रों में प्याले, तख्तरियाँ व कुंडियाँ। इन मिट्टी के बर्तनों में क्या क्या शामिल है? प्याले प्राप्त हुए हैं और तख्तरियाँ और कुंडियाँ ये प्राप्त हुई है। और इन मिट्टी के बर्तनों को, गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को क्या शब्द क्या नाम दिया गया है? कृपश्वर्णी। एक बार फिर से क्विक रिविजन करेंगे। गणेश्वर, नीम का थाना, सिक्कर, कांदली नदी, खुदाई 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल। विस्तृत खुदाई की बात करें तो 1978-79 में विजय कुमार। तिथि दिव्य अग्रवाल के अनुसार 2800 ईसा पूर्व की पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता ताम्रयुगीन केंद्रों से प्राप्त सर्व प्राचीन तिथि। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी प्राप्त, यहाँ से 2000 ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं, ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। 99% तांबायुक्त कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। चूड़ियाँ व विविध ताम्र आभूषण, चूड़ियाँ और अनेक तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। कृपश्वर्णी, गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को नाम दिया गया है कृपश्वर्णी। मृत पात्रों में, इन मिट्टी के बर्तनों में प्याले हैं, तख्तरियाँ हैं और कुंडियाँ ये प्राप्त हुई है। इसके अंदर भी आपको इम्पोर्टेंट दो बातें अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। एक तो इसका उत्खनन करता और उत्खनन का वर्ष, और मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर से, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कृपश्वर्णी जो है शब्द का संबंध किस सभ्यता स्थल से है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थल से जो प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तन, उनके लिए शब्द काम में लिया गया है कृपश्वर्णी। और इसके जो उत्खनन करने की बात है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1977 में गणेश्वर का जो है सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने, और इसकी विस्तृत खुदाई की थी 1978-79 में विजय कुमार ने। तो आपको ये बात जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रश्न पत्र प्रथम में राजस्थान के इतिहास का प्राचीन सभ्यता अंदर अपना एक टॉपिक रहेगा आहट, जो उदयपुर में स्थित है। प्राइम एजुकेशन जयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पा रहे हैं। आहट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मुख्य जो बिंदु हैं नोट टाइप में। आहट जो है उदयपुर में स्थित है। आहट सभ्यता स्थल जो है उदयपुर में स्थित है। इसके बाद बात करें आहट सभ्यता स्थल के अन्य नाम कौन कौन से हैं। देखिए, अन्य आहट सभ्यता स्थल के धूलकोट है, आघाटपुर है, आघट दुर्ग है और ताम्रवती। ये चार जो हैं इसके अन्य नाम है, मतलब उपनाम इनको कह सकते हैं। और आहट उदयपुर में स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? आहट सभ्यता जो है उदयपुर में जो स्थित है ये ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल है, बनास पर स्थित है और आयड़ या बेड़च नदी के किनारे ये मौजूद इसकी स्थिति है। तो आहट जो उदयपुर में है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। उत्खनन की बात करें, खुदाई की बात की जाए तो आहट उदयपुर की जो है खुदाई जो है 3 स्तरों में, जो 3 काल में हुई है, 3 समय चक्र में हुई है। तो पहला जो है 1953 में किसने की थी? A.K. व्यास ने। 1953 में किसने की थी? A.K. व्यास ने। 1956 में दूसरी बार इसकी खुदाई हुई, R.C. अग्रवाल ने, R.C. इन द सेंस रतन चंद्र अग्रवाल ने जो है 1956 में इसके उत्खनन किया। नेक्स्ट 1961 से 1962 में H.D. सांकलिया जो डेक्कन कॉलेज पूना के थे, डेक्कन कॉलेज पूना से संबंधित थे, इन्होंने जो है तीसरी बार इसका उत्खनन किया। तो सबसे पहले उत्खनन किया A.K. व्यास ने 1953 में, 1956 में किया रतन चंद्र अग्रवाल ने, 1961-62 में किया किसने? H.D. सांकलिया ने। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट बात करें तो बस्तियों के स्तर। आहट सभ्यता स्थल में बस्तियों के कितने स्तर हैं? पहला जो है, पहले स्तर से मिट्टी की दीवारें, बर्तन के टुकड़े और पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। बस्तियों में जो है स्तर प्राप्त हुए हैं। आहट सभ्यता स्थल जो उदयपुर में है वहाँ से बस्तियों के अलग अलग स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रथम स्तर से मिट्टी की दीवारें प्राप्त हुई है, बर्तन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं और पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बात करी जाए तो दूसरा जो स्तर था ये प्रथम स्तर पर बसा हुआ था। दूसरा स्तर जो था बस्ती का, ये प्रथम स्तर की बस्ती पर बसा हुआ था और यहाँ पर भी दीवारें, मिट्टी के बर्तन
मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, दीवारें प्राप्त हुई है और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कौन से स्तर से? कौन से स्तर से? दूसरे स्तर से। तीसरे स्तर की बात की जाए तो कुछ चित्रित बर्तन, कुछ पेंट किए हुए या पेंटिंग युक्त जो है बर्तन हैं और उनका घरों में प्रयोग प्रमाणित हुआ है। तीसरे स्तर से कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग प्रमाणित हुआ है। चौथे स्तर की बात की जाए तो एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। वस्तुओं के चौथे स्तर से एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। बर्तन से इन द सेंस कि बर्तन के अंदर 2 कुल्हाड़ियाँ, कोई विशेष बर्तन है इसके अंदर 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। इन स्तरों पर, इन 4 स्तरों पर उत्तरोत्तर, ऊपर नीचे मतलब बारी बारी से जो है 8 और वस्तुओं के स्तर प्राप्त हुए हैं, एक के बाद एक। उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक। इन स्तरों पर एक के बाद एक 8 और वस्तुओं के स्तर भी प्राप्त हुए हैं। ये सभी स्तर जो वस्तुओं के स्तर हैं, ये सभी स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए, बनते गए और बिगड़ते गए। जैसे पहला स्तर बिगड़ गया, उसके बाद दूसरा बन गया, दूसरा बिगड़ गया, तीसरा बन गया, इस तरह से उत्तरोत्तर जो है एक स्तर दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए। यहाँ जो है आहट सभ्यता स्थल से लाल भूरा काला मिट्टी बर्तन जो है ये प्रयुक्त हुआ है। इस स्थल से जो है लाल भूरा काला जो है, इसको याद रख सकते हैं कैसे? लाल भूरा का ये मिट्टी का जो बर्तन प्रयुक्त हुए हैं। गोरे व कोट, आहट सभ्यता के संदर्भ में गोरे व कोट क्या है? अनाज की मृत भांड का स्थानीय नाम। अनाज के जो मिट्टी के बर्तन हैं उनका स्थानीय नाम क्या है? यहाँ पे गोरे व कोट, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसके बाद है यहाँ का कुंभकार बिना चित्रांकन, बिना किसी चित्र के सुंदर मृत भांड बनाने में निपुण था। आहट का जो चित्र कुंभकार था, जिसे कुम्हार बोल सकते हैं आज की लैंग्वेज में, ये बिना चित्रांकन के सुंदर मृत भांड बनाने में निपुण था। इकोनॉमी का आधार, इकोनॉमी इन द सेंस की अर्थव्यवस्था का आहट में क्या आधार था? तो एक अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। आहट की अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन। नेक्स्ट बात करेंगे हम 3 BC मतलब 3 ईसा पूर्व से लेकर 1 BC, प्रथम ईसा पूर्व की जो है यूनानी ताम्र 6 मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 3 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व मतलब प्रथम ईसा पूर्व से तीसरी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी ताम्र 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 6 तो मुद्रा प्राप्त हुई है इस समय की और 3 इस समय की मुद्राएं मोहरें प्राप्त हुई है। इस तरह से कुल जो है 9 मुद्रा व मोहरें प्राप्त हुई है। 6 मुद्रा और 3 मोहरें। समय है 3 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व की यूनानी ताम्र मुद्राएं हैं, मोहरें हैं। नेक्स्ट है एक मुद्रा पर, इनमें से जो एक मुद्रा है इस पर एक तरफ त्रिशूल है और दूसरी तरफ अपोलो, मतलब अपोलो का अर्थ है तीर तरकश अंकित, जिस पर यूनानी में लेख है। एक मुद्रा है जिस पर एक तरफ तो त्रिशूल बना हुआ है, दूसरी तरफ तीर तरकश मतलब अपोलो बना हुआ है, जिस पर क्या है उस मुद्रा पर यूनानी में लेख अंकित है। 3 मोहरों पर विहितव्यस, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, विहितव्यस, पलित्सा और तातीय तोमसन, ये 3 बातें लिखी हुई है। विहितव्यस, पलित्सा और तातीय तोमसन, ये तीन जो स्टेटमेंट अलग अलग वर्ड जो लिखे हुए हैं ये 3 मोहरों पर लिखे हुए हैं। पहली पर विहितव्यस, पलित्सा और तातीय तोमसन। राजस्थान का व्यापार विदेशों से ज्ञात होता है। आहट से जो है राजस्थान का व्यापार विदेशों से भी ज्ञात होता है, सब यहाँ पे जानकारी मिलती है। शव की बात करें तो कपड़ों व गहनों सहित यहाँ पे गाड़ते थे शव को। और प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो तांबा गलाना यहाँ का प्रमुख उद्योग था और तांबे के उपकरण बनाना और तांबा गलाना यहाँ का प्रमुख उद्योग था। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर आहट सभ्यता के संदर्भ में बनासियन बुल का क्या मतलब है? बनासियन बुल का मतलब है टेराकोटा का बैल, जो मिट्टी का जो बैल होता था उसको बोलते थे बनासियन बुल। आज से 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। आहट जो सभ्यता है आज से वर्तमान से 4000 वर्ष प्राचीन सभ्यता है। समृद्ध काल देखिए, GN शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का समृद्ध काल है 1900 BC से लेकर 1200 BC तक, मतलब 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक जो है GN शर्मा के अनुसार आहट सभ्यता का समृद्ध काल था। नेक्स्ट बात करिए तो देखिए, मकान बड़े व चौकोर हुआ करते थे। यहाँ की आहट के मकान जो है बड़े व चौकोर हुआ करते थे। पत्थरों की नींव डालकर मकान बनते थे, पत्थरों की नींव डालकर, और बड़े और चौकोर पर मकान होते थे। दीवारें जो होती थी देखिए, मिट्टी व मिट्टी की ईंटों की मुलायम काले पत्थरों से मकान निर्माण।
दीवारें होती थी मिट्टी की, और जो मिट्टी ईंटों की मुलायम काले पत्थरों मिट्टी की, और जो दीवारें जो होती थी मिट्टी ईंटों की और मिट्टी की होती थी। और देखिए जो मकान निर्माण होता था ये ईंटों की मुलायम काले पत्थरों से निर्मित होते थे। कमरे की लंबाई की बात की जाए तो 33 बाई 20 फीट का जो है ये कमरा होता था, 33 इंटू 20 फीट। छत होती थी ढलवा छत जो बांस से ढकी हुई होती थी। फर्श की बात की जाए तो काली मिट्टी व नदी के बालू से यहाँ पर फर्श बनाया जाता था। 4 से 6 चूल्हे यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे सामूहिक भोज या संयुक्त या वृत्त परिवार संचालित होता था। 4 से 6 चूल्हे एक जगह प्राप्त हुए हैं एक ही जगह से, तो यहाँ पे यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सामूहिक भोज व्यवस्था यहाँ पर थी, या संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, या फिर वृद्ध बहुत बड़े परिवार यहाँ पे हुआ करते थे। अनेक केंद्र, देखिए और भी अनेक केंद्र जो है बेडज व बनाफ नदियों की उपत्यका में जो है खोजे गए हैं अनेक केंद्र जो हैं सभ्यता के केंद्र जो है बेडज व बनाफ नदियों की उपत्यका में खोजे गए हैं। संस्कृति की बात की जाए तो आहड़ जो संस्कृति है ये गिलोंड के समान सभ्यता है। गिलोंड जो राजसमंद में है ये आहड़ संस्कृति या सभ्यता गिलोंड के समान है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। आहड़ उदयपुर में, अन्य नाम धूलकोट, आगड़पुर, आगड़दुर्ग, ताम्रवती, ताम्रयुगीन बनाफ परिस्थिति आयड और बेड़ित नदी के किनारे मौजूद। उत्खनन पहले 1953 में AK व्यास, 1956 में RC अग्रवाल, 1961 से 62 HD सांकेलिया जो डेक्कन कॉलेज पुणे के थे। बस्तियों के स्तर, 1 से मिट्टी की दीवारें, बर्तन के टुकड़े, पत्थर गड्ढे प्राप्त। दूसरा स्तर पर प्रथम स्तर पर बसा हुआ दीवारों मिट्टी बर्तनों के टुकड़े प्राप्त। तीसरे स्तर से कुछ चित्रित बर्तन उनका घरों में प्रयोग प्रमाणित। चौथे स्तर से एक बर्तन से 2 तांबे के कुल्हाड़े प्राप्त। इन स्तरों पर उत्तरोत्तर एक के बाद एक 8 और बस्तियों के स्तर प्राप्त। ये सभी एक स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गए। यहाँ लाल भूरा काला मिट्टी बर्तन प्रयुक्त। गोरे व कोट अनाज के मिट्टी के बर्तनों का स्थानीय नाम। यहाँ का कुंभकार बिना चित्रांकन सुंदर मृदबाण बनाने में निपुण। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन। 3 ईसा पूर्व से लेकर एक ईसा पूर्व की यूनानी ताम्र 6 मुद्रा। हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं RPSC ग्रेड 2 प्रश्न पत्र प्रथम के जनरल जो जीके है राजस्थान इतिहास, जिसका टॉपिक है प्राचीन सभ्यता, जिसका सब टॉपिक है कालीबंगा, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। RPSC वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 का जो प्रथम पेपर है उसका राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम कालीबंगा को जो है नोट्स टाइप में विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपना जो पॉइंट रहेगा यह है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, क्योंकि पंजाबी में जो है बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, इसलिए कालीबंगा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट जो है इसकी स्थिति क्या है, कालीबंगा किस स्थान पर स्थित है। कालीबंगा देखिए हनुमानगढ़ में गग्गरिया प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ में गग्गरिया प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। खोज किसने की कालीबंगा की, तो 1952 में AN घोष, AN का पूरा नाम है अमलानंद घोष, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई कालीबंगा की। जो कौन थे, ये उस टाइम के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, निदेशक थे। आगे बढ़ेंगे। खुदाई उत्खनन 1961 से 1969 तक 9 सत्रों में 9 सेशन में जो है इसकी खुदाई हुई थी, 1961 से लेकर 1969 तक, जिसमें BK थापर, JB जोशी और BB लाल ने इसका निर्देशन किया था खुदाई का। 1961 से 1969 तक 9 सत्रों में BK थापर, JB जोशी और BB लाल के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अवशेष देखिए कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन जो है सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। देखिए विशेषता कालीबंगा की जो है सभ्यता स्थल की क्या क्या विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं हैं। कालीबंगा में सुनियोजित नगर प्रबंधन पाया गया है, सुरक्षा दीवार पाई गई है, विकसित जल निकास व्यवस्था है, लिपि है, मुद्रा है, दीर्घकालीन जल संग्रहण व संवर्धन व्यवस्था पाई गई है, बाट, माप और मृदबाण मतलब मिट्टी के बर्तन जो हैं ये पाए गए हैं। ये प्रमुख विशेषताएं हैं
कालीबंगा की। इसके अलावा नेक्स्ट जो है पॉइंट है गंदे पानी निकास हेतु, गंदे पानी के निकास हेतु विशेष गोलाकार भांड, मतलब बर्तन जो है यहाँ पे मिले हैं। गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोल आकार के बर्तन जो है यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मकान की छत, देखिए मकान की छत मिट्टी की होती थी और ये लकड़ी की बल्लियों से निर्मित होती थी। ये मकान की जो छत है मिट्टी से बनाई जाती थी और लकड़ी की बल्लियों से निर्मित होती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कालीबंगा की। देखिए कालीबंगा में छतों को केवलों से नहीं ढकते थे। कालीबंगा सभ्यता स्थल पर जो मकान की जो छतें होती थी उनको केवलों से नहीं ढका जाता था। केवलू पता है आपको, मतलब झोपड़ी टाइप, वो झोपड़ी के ऊपर जो ढकते हैं तिरछा टाइप का होता है, शंकु आकार, तो उस तरह से जो है छतों को केवलों से नहीं ढकते थे। आज़ादी के बाद उत्खनित प्रथम स्थल, भारत के आज़ाद होने के बाद खुदाई होने वाला जो है, जिसकी खुदाई हुई है, ये प्रथम स्थल कालीबंगा। नेक्स्ट है खुदाई के भाग। देखिए कालीबंगा की खुदाई 2 भागों में हुई है। इसका कालक्रम माना जाता है, 2 खुदाई के भागों के आधार पर कालक्रम है 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक, और सेकंड भाग है इसका 2200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। इस तरह से खुदाई के जो है ये 2 भाग मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कालक्रम अनुसार कालीबंगा चरण है। कालक्रम के अनुसार कालीबंगा सभ्यता स्थल के चरण है प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा से पूर्व की, और विकसित हड़प्पा, मतलब हड़प्पा विकसित अवस्था में हड़प्पा की अवशेष दोनों ही प्राप्त हुए हैं। और ये कालक्रम के अनुसार कालीबंगा के 2 चरण हैं। प्राक और हड़प्पा को हम पूर्व हड़प्पा बोल सकते हैं और विकसित हड़प्पा को उत्तर हड़प्पा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आवास निर्माण। देखिए आवास निर्माण जो है समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुज के आकार का जो है, आकार की जो रक्षा दीवार के अंदर जो है आवास निर्माण होता था। मकानों के चारों तरफ समचतुर्भुज आकार की रक्षा दीवार होती थी, उसके अंदर मकान होते थे। और ये मकान जो है कच्ची ईंटों से बने होते हैं, कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे मकान। मकानों की लंबाई की बात करें तो 250 मीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण की इनकी लंबाई होती थी। और चौड़ाई की बात की जाए तो पूर्व से जो है पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई होती थी 180 मीटर की होती थी। इस तरह से लंबाई ज़्यादा होती थी और चौड़ाई कम होती थी। तो ये था जो आवासों के निर्माण से संबंधित कालीबंगा के महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ेंगे। देखिए भवन निर्माण में ईंटें। कालीबंगा सभ्यता स्थल जो है वहाँ पे भवन निर्माण में जो ईंटें काम में ली गई, ये 3:2:1 के अनुपात में रक्षा दीवार के समान ही जो है ईंटें काम में ली गई है। और इसी अनुपात में रक्षा दीवार में भी ईंटें प्रयुक्त हुई थी। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ, इन सब में जो है पक्की हुई ईंटें प्रयुक्त हुई थी। मकानों की नालियों में, शौचालयों में, भट्टियों में आदि में जो है पकी हुई ईंटें प्रयुक्त हुई। मकान निर्माण के उपचरण। कालीबंगा में मकान निर्माण के उपचरण 5 हैं। प्रथम जो चरण है ये सोती मृद भांड परंपरा, मिट्टी के बर्तनों से ये जो है उपचरण माने जाते हैं। तो इसमें प्रथम जो थी ये सोती मृदभांड परंपरा का ये उपचरण है, क्योंकि सबसे पहले सोती नामक स्थल से ही इस तरह के मृदभांड जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अवशेष। कौन कौन से अवशेष या किन किन चीज़ों के अवशेष मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं यहाँ से। देखिए दुर्ग के अवशेष, बेलनाकार मोहरे, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, तांबे का बेल, जूते खेत, सड़कें, बस्तियाँ, गोल कुआ, नालियाँ, मकानों व धनी लोगों के आवास। देखिए क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई है। दुर्ग प्राप्त हुआ है, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ पे पाया गया है, तांबे का बेल पाया गया है, जूते खेत मिले हैं, सड़कें मिली है, बस्तियाँ मिली हैं, गोल कुएं के अवशेष पाए गए हैं, नालियों के, मकानों के और धनी लोगों के आवास के जो है यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मृत भांडों के 6 उपभाग। कालीबंगा से प्राप्त मृत भांडों के 6 उपभाग हैं। मुख्य जो पात्र हैं उनके प्रकारों में घड़े हैं, तस्तरियाँ हैं, लघु पात्र और कटोरे हैं। ये 4 प्रमुख पात्र हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे मकानों में चूल्हे जिनमें छिद्र। ऐसे चूल्हे मिले हैं कालीबंगा में जिनमें छिद्र पाए गए हैं। और 7 अग्नि वेदिका प्राप्त। मकानों में चूल्हे इसलिए हैं कि मतलब वहाँ से जो है लकड़ी का यूज किया जा सके, वहाँ पे जो है ईंधन डाला जा सके। और 7 अग्नि वेदिकाएँ भी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा कालीबंगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने जो है कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। नेक्स्ट है एक फर्श जो है पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र जो है फर्श है जहां अलंकृत ईंटें मतलब सजावटी ईंटें जो है प्रयुक्त हुई है। और ये प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है। इसी फर्श में जो है प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काटते हुए वृत्त का भी अलंकरण है। और ये जो फर्श है ये हड़प्पा काल पूरे हड़प्पा काल का संपूर्ण हड़प्पा काल का एकमात्र फर्श है जहाँ पे जो है सजावटी मतलब अलंकृत ईंटें प्रयुक्त हुई है, काम में ली गई है। और इसी फर्श पर जो है प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटते हुए वृत्त का भी अलंकरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जूते खेत के अवशेष मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं रक्षा दीवार के दक्षिण पूर्व में। जो ये अवशेष मिले हैं पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जूते खेत के, ये किस और मिले हैं? रक्षा दीवार के दक्षिण पूर्वी दिशा में मिले हैं। नेक्स्ट है घग्गर के बाईं तरफ तीसरी शताब्दी के संसार भर में खुदाई में प्राप्त खेतों में पहला खेत मिला है। घग्गर के बाईं तरफ मतलब बाईं ओर जो है तीसरी शताब्दी में जो जितने भी संसार भर में खुदाई में प्राप्त हुए हैं खेत, उनमें सबसे पहला खेत जो है यहीं पे मिला है। नेक्स्ट है जहां 2 तरह की फसलें एक साथ उगाना जैसे चना व सरसों। संस्कृत में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। संस्कृत में एक क्षेत्र का उल्लेख है बहुधान्यदायक, ये कालीबंगा के लिए ही प्रयुक्त हुआ था संस्कृत में। और कालीबंगा में जो खेत हैं वहाँ पे 2 तरह की फसलें एक साथ उगाते थे। चना जैसे चना है, सरसों, दोनों एक साथ एक ही खेत में सांचों में लगाते थे। खेत में ग्रिड पैटर्न की गर्तधारियों के निशान समकोण पर काटते हुए प्राप्त हुए हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था जहाँ 2 तरह की फसलें खेत में जो कालीबंगा में जो संसार में तीसरी शताब्दी में जो खेत प्राप्त हुए हैं, सबसे पहला खेत मिला है कालीबंगा में घग्गर के बाईं ओर। और यहाँ पे 2 तरह की फसलें इस खेत में जो है एक साथ उगाते थे, जैसे चना और सरसों एक साथ उगा लिए एक ही खेत में। संस्कृत में एक क्षेत्र उल्लेखित है बहुधान्यदायक क्षेत्र, ये कालीबंगा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। और खेत में जो ग्रिड पैटर्न की गर्तधारियों के निशान जो मिले हैं ये समकोण पर काटते हुए हैं। आगे बात करें मुख्य महल का आकार। जो कालीबंगा में मुख्य महल का आकार है ये समचतुर्भुजाकार आकार में उत्तर से दक्षिण में 240 मीटर व पूर्व पश्चिम में 120 मीटर जो है आकार का जो प्राप्त हुआ है। रक्षा दीवार को मजबूत करने हेतु चौकोर बुर्जें बनी है जिसमें 2 आकार की ईंटें 4:2:1 में व 30:15:7.5 सेंटीमीटर जो है ये अनुपात में जो है ये ईंटें प्रयुक्त हुई है। भग्नावस्था में 3 मानव आकृतियाँ। भग्नावस्था इन द सेंस की टूटी फूटी अवस्था में 3 मानव की आकृतियाँ प्राप्त हुई है यहाँ से। नेक्स्ट बात करेंगे सिर को धड़ से अलग की जा सकने वाली मिट्टी की जो है वृषभ आकृति मतलब बेल की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका सिर और धड़ अलग अलग किया जा सके। इस प्रकार की मिट्टी की बेल की आकृति कालीबंगा से मिली है। सर्वाधिक सबसे अधिक मृण मुद्राएं व मुहरे, सबसे ज़्यादा मिट्टी की मुद्राएं व मुहरे जो है कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। आयताकार मृण मुद्राओं पर उत्कीर्ण मानव आकृतियाँ, आयताकार मिट्टी की मुद्राओं पर जो है खुदी हुई मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। एकमात्र यहीं से एकमात्र कालीबंगा से ही क्या प्राप्त हुआ है? छेद वाले किवाड़ प्राप्त हुए हैं। वह सिंध क्षेत्र के बाहर मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन भी यहाँ पे मिला है। सिंध क्षेत्र के बाहर मुद्रा पर जो है व्याघ्र मतलब जो है बाघ का जो अंकन है ये एकमात्र कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया के जैसी बेलनाकार मुहरे भी जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई है, जिसका आकार कैसा है? मेसोपोटामिया के जैसा ही है।
जो मुहावरे बेलनाकार प्राप्त हुई है उनका आकार जो है, उनकी शेप जो है, उनकी साइज जो है मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहावरों को ही समान है। देखिए बात करेंगे विकसित हड़प्पा के जो चरण के दो भाग कौन कौन से हैं। देखिए दो भाग है, एक तो मुख्य महल, दूसरा है निम्न महल। मुख्य महल जो है विशिष्ट लोगों हेतु जो है बना होता था, और मुख्य महल जो है विशिष्ट लोगों के लिए, और निम्न महल जो है इसका निर्माण साधारण जनता हेतु जो 40 मीटर चौड़े मार्ग द्वारा एक दूसरे से विभाजित है। मुख्य महल और निम्न महल दोनों के बीच में 40 मीटर चौड़ा मार्ग होता था, दोनों को विभाजित करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। मुख्य महल विशिष्ट लोग, स्पेशल पीपल के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, जबकि निम्न महल साधारण जनता के लिए जो है ये निर्मित होता था। नेक्स्ट बात करेंगे सैंधव लिपि युक्त मृद भांड पर। सैंधव सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि से युक्त मिट्टी के बर्तन पर जो है लिपि की ओवरलैपिंग हुई है, मतलब शब्द जो है एक दूसरे पर आ रहे हैं, या फिर उसको कहा जाता है बुस्ट्रोफेडन। कई बुक्स में जो है बुस्ट्रोफेडन भी लिखा होता है। ये क्या है, दाएं से बाईं ओर लिखी गई है, और जो है कालीबंगा से जो मृद भांड मिट्टी का जो बर्तन प्राप्त हुआ है वहाँ पे लिपि की ओवरलैपिंग या बुस्ट्रोफेडन किया हुआ है, और ये सैंधव सभ्यता की या सैंधव लिपियुक्त है। ये बर्तन जो है सैंधव लिपियुक्त है। आगे बात करेंगे मिट्टी से निर्मित कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी आदि की जो है ये प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। किन किन की, कुत्ता की, भेड़िया की, चूहा की, हाथी की, इनकी मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है कालीबंगा से। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, इंपॉर्टेंट बात है ये, कालीबंगा में पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा या मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। जल कपाली या मस्तिष्क शोध बीमारी का पता चलता है किससे, बच्चे की 6 छेद वाली खोपड़ी से। कालीबंगा में एक बच्चे की 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पर जल कपाली या मस्तिष्क शोध बीमारी हुई थी। विनाश की बात की जाए तो कालीबंगा का जो विनाश है ये घग्गर नदी के सूखने से संभवतः इसी कारण से हुआ होगा। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। कालीबंगा म्यूजियम जो है कालीबंगा में ही हनुमानगढ़ में स्थित है।